अपन ने बाउल वाले सवाल कर लिए थे, अपने ये भी समझ लिया था कि फ्रिक्शन जो होता है वो अच्छा आदमी होता है। लास्ट वाला लेक्चर बहुत अच्छा था, तो अपन ने बोला था भाई फ्रिक्शन एक अच्छा आदमी जो दो प्रेमियों को साथ रखना चाहता है, दो प्रेमियों को साथ रखना चाहता है, ये अपन अच्छे जानते हैं। दो प्रेम, अच्छा इनसे भी 20 रुपए ले लिए जाए। 10 रुपए दे, 10 रुपए दे जल्दी। 10 ये कैसे कौन है, कैसे ला जाओ। तो अब अपन वो पढ़ रहे थे, अपने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ता था। अच्छा आदमी फ्रिक्शन का रेडियल भी दे सकता है, टेंजेंशियल भी दे सकता है और दोनों भी दे सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने आपको टेंशन है, अबे तुम आते ही जाते हो। 10 रुपए दे जल्दी। 20 दे, 20 तो 20 सोच के आए तो 20 दे। हाँ तो अपन को सब कुछ दे सकता है, रेडियल टेंजेंशियल, उसमें काट दिया। तो उसके बाद मैंने आपको टेंशन वाले सवाल कराए। कौन सा कराए? टेंशन वाले मैंने आपको सवाल कराया। टेंशन वाले में आप याद करो, आपको एक स्ट्रिंग में टेंशन कराई थी और एक क्या आपने इसमें स्ट्रिंग में कराई थी, एक तो रिंग में कराई थी। रिंग में घूम रहा था तो याद करो उसकी कॉमन फॉर्मेट आई थी 2t sin d थीटा। क्या आई थी? 2t sin d थीटा, और बाकी में ऐसे आई थी। चलो बेटी यहाँ तक अपन बात कर चुके थे और आगे बढ़ते हैं। सवाल ही अच्छे अच्छे कुछ फॉर्मेट्स हैं। देखिए मान लीजिए बात करते हैं अब कि अपन एक साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ, साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ, क्या लेट मी टेल यू, सपोज आपका कर्व्ड पाथ ऐसा है। स्टैंडर्ड सवाल है बट काम का है। एक साइक्लिस्ट इस कर्व्ड पाथ पे चल रहा है, ऐसे समझो कि इसका ये एंगल अल्फा है, ऐसे ही ये एंगल भी अल्फा है। आपने अगर कभी सुना हो तो जहां पर अपनी नेचर कॉन्केविटी से कॉन्वेक्सिविटी में कन्वर्ट करने से बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हमें उससे कोई खास ज्यादा लेना देना नहीं है, बट इट इज अ कर्वेचर वेयर वी आर चेंजिंग फ्रॉम कॉन्केव अपवर्ड्स टू कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स। इस तरीके से अपन चेंज कर रहे हैं, उसमें से कोई खास बात नहीं है। क्या है, मान लीजिए ऐसे अपना ट्रैक है, इस पर अपना एक साइक्लिस्ट चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये साइक्लिस्ट हाँ कोई भी मान लो जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो मेरे को दिक्कत नहीं है। एक साइक्लिस्ट इस पे v स्पीड कांस्टेंट से चल रहा है। इसकी क्या कांस्टेंट है? स्पीड। क्या कांस्टेंट है? अच्छा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ऐसे साइक्लिस्ट चल रहा है ऐसे। ये ट्रैक है आपका पूरा ऐसे, पहले ऊपर फिर बोलो, क्लियर है एकदम। ये चालू करने से पहले मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछता हूँ जो जेईई में एक बार पूछा जा चुका है, मेरे हिसाब से सब बता पाएंगे। एक कार ऐसे निकलती है, एक सीधी चलती है, गड्ढे में से निकलती है, कहाँ नॉर्मल ज्यादा है? कहाँ ज्यादा है? समझ आता है? क्या यहाँ पे नॉर्मल है mg? स्ट्रेट, अरे यार हाँ ना बोल। यहाँ पे नॉर्मल है mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर, क्योंकि इसमें ऊपर ऐसे लग रहा है, इसलिए कि हम स्पीड ब्रेकर के ऊपर से कूद जाते हैं। अगर आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से बहुत तेज से निकालो तो क्या आपका कॉन्टैक्ट छूट जाता है, क्योंकि वो आपको mv स्क्वायर बाई आर प्रोवाइड नहीं कर पाता। अरे हाँ ना तो बोल यार। तो इसमें लग रहा है नीचे mg, क्या लग रहा है? mg। ऊपर क्या लग रहा है? mv स्क्वायर बाई आर। और क्या लग रहा है ऊपर? n। क्या लग रहा है? n। यहाँ पे mv स्क्वायर बाई आर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि r टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो mv स्क्वायर बाई टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे चुपचाप n किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। और यहाँ पे भी n ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, पर क्या mv स्क्वायर बाई आर भी नीचे है? तो यहाँ पे n है mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे mg है, और यहाँ पर n है mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। अब क्या ये mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर 0 हो सकता है? यस। जब अब 0 हो जाएगा तो अपन इसका साथ, जब ये 0 हो जाएगा तो अपन इसका साथ, अरे कभी तो हाँ ना बोलो। जब ये mg स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा तो अपन इसका साथ छोड़ देंगे, या mv स्क्वायर बाई आर इतना ज्यादा हो कि इसको क्रॉस कर जाए। तो अगर आप इस वाली कंडीशन में देखो कब अपन इसको क्रॉस कर जाएंगे, तो अपन ध्यान से देखें, व्हेन mv स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू mg, मतलब क्या v की वैल्यू आई √rg। मैंने कितनी आई? मतलब इस तरह की सिचुएशन में अगर अपन √rg से ज्यादा क्रॉस कर जाएंगे तो क्या अपना पार्टिकल जो है वो क्या हवा में आ जाएगा? कहाँ जाएगा? हवा में। क्या, ये बहुत बेसिक सी बात। अगेन हम अपने उस वाले सवाल पे आते हैं। सवाल ये कहता है कि अगर आपका साइक्लिस्ट इस पे चल रहा है ऐसे ट्रैक पर, तो अपने को समझ में आ रहा है कि इस ट्रैक पर mv स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ लगेगा, और इस वाले ट्रैक पे ऐसे नीचे की तरफ। अरे यार हाँ बोल, है ना? ऐसे अपन पॉइंट मार्क कर लेते हैं कि चलो भाई मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। ऐसे हमसे पूछा गया कि इस v की मैक्सिमम पॉसिबल क्या है? v max फॉर नो स्लिपिंग। तू बोल रहा है सर ये तो कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम का क्या मतलब हुआ? है कांस्टेंट, पूरे ट्रैक पे कांस्टेंट रफ्तार ही रहेगी, पर इस कांस्टेंट वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि स्लिपिंग? सवाल ये है, इस कांस्टेंट वैल्यू की
मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि स्लिपिंग? तुम्हें समझ नहीं आया? एक साइकिलिस्ट एक ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड से चलना चाहता है, बताओ इस कांस्टेंट स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसमें स्लिपिंग? तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। ये बेसिकली सवाल है। जब हमने सवाल पढ़ा तो हमने सोचा रे कैसे करें, फिर हमने एक बार दिमाग लगाया कि अगर हम उस पॉइंट पर भी स्लिप ना करें जो सबसे खतरनाक हो, जहां पे स्लिपिंग के सबसे ज्यादा चांसेस हो, अगर मैं उस जगह भी स्लिप नहीं करूं तो कहीं और पे स्लिप नहीं करूंगा। मुझे लगा है तुम्हें आया, तो कहीं और पे स्लिप। अब भाई साहब खोज शुरू हुई उस पॉइंट की जो सबसे खतरनाक है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सवाल समझ आया कि नहीं आया? पहले तो छोटी सी बात बिल्कुल क्लियर है ना? उसके बाद अपन ने बोला कि बताओ इस साइकिलिस्ट की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है कि इस पे स्लिपिंग ना हो। उस स्पीड को ढूंढने के लिए हमने बोला सबसे पहले सबसे खतरनाक पॉइंट को ढूंढो। किसको ढूंढो? जहां पे स्लिपिंग के सबसे ज्यादा चांसेस हो, क्योंकि अगर आप वहां पर बच गए तो क्या बाकी सब जगह बच जाओगे? नहीं आया? बहुत बढ़िया सा। अब खोज शुरू हुई उसकी। देखो ए और ई तो बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट है, यहां से देखते हैं बी सी और डी। ये तो ये और ये जैसा ही होगा। अरे यार हाँ ना बोल। बेसिकली अपने चर्चा करनी है बी सी डी के बीच में। कहां पे? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। चलो मान लेते हैं कि अपन चल रहे हैं बी से सी के बीच में। कहां चल रहे हैं? बी से सी के बीच का मतलब आपका ट्रैक कुछ ऐसा है और आप मान लो कि आप यहाँ पे कहीं पे हो। अगर आप यहाँ पे कहीं पे और बी रफ्तार से जा रहे हो तो एन तो ऊपर लगेगा, साथ ही साथ क्या mv स्क्वायर बाय आर भी इधर लगेगा, क्या mg नीचे लगेगा? यार आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा रिस्पॉन्स कम आ रहा है आज। क्या बात? ये थीटा कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये भी थीटा। क्या ध्यान से देखो तो n प्लस mv स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू mg cos थीटा। मुझे लगा तुम्हें आया। mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। क्योंकि बैलेंसिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, मतलब हर जगह नेट फोर्स जीरो है। हर जगह नेट फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स mg sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन स्टैटिक है काइनेटिक? स्टैटिक है। स्लिपिंग नहीं हो रही है। अरे स्लिपिंग तो स्टैटिक है काइनेटिक है? तो ये है F रिक्वायर्ड। दो तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, F रिक्वायर्ड और F मैक्सिमम। F की जो रिक्वायर्ड है वो हमेशा F मैक्सिमम से कम होना अगर स्लिपिंग नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन है mg sin थीटा। क्या है यार आवाज नहीं? क्या है? mg sin थीटा। और क्या n की वैल्यू है mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? अरे पक्की बात। जैसे जैसे आप बी से सी आओगे थीटा बढ़ेगा घटेगा? बी से सी आओगे थीटा बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा। थीटा बढ़ेगा तो n शाबाश। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन F मैक्स म्यू n होता है। F मैक्स पक्की बात? पहले तो परेशान है, ये दो फ्रिक्शन के आ गए। ये रिक्वायर्ड है और ये नहीं आया। तो F रिक्वायर्ड बढ़ेगा पर F मैक्सिमम घटेगा तो खतरा रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और उपलब्धता घट रही है। नहीं आया? रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और उपलब्धता घट रही है तो खतरा बड़ा घटा? खतरा बढ़ गया भाई साहब। यानी कि बीसी में कौन खतरा? बी से सी में कौन खतरनाक? कौन? ये बात समझ आ गई भाई साहब। बीसी में साला जो है सी खतरनाक है। कौन खतरनाक है? अगर बीसी पे चलना है तो सी पे बच जाओ। कहां बच जाओ? चलो भाई अब सी से डी चलते हैं। सी से डी नहीं, मान लो आप यहां पे हो, एन इधर, mv स्क्वायर बाई आर इधर। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया? mg क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूं? मान लो ये थीटा तो क्या ये भी थीटा? हु इज बैलेंसिंग mg sin थीटा?
फ्रिक्शन, शाबाश। क्या m की वैल्यू है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r? नहीं आया। क्या रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है mg sin थीटा? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। अरे पक्की बात? ओ हो एफ मैक्स अगेन म्यू एन, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। जब आप सी से डी जा रहे हो तो थीटा 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 ओ हो थीटा घट रहा है। एन एफ मैक्स थीटा घट रहा है तो cos थीटा बढ़ रहा है, तो एन बढ़ रहा है तो एफ मैक्स। एफ रिक्वायर्ड खतरा खतरा। तो सबसे खतरनाक पॉइंट कौन? बी से सी में खतरनाक कौन? सी से डी में। पर साले सी दो गुला है। क्या है? एक इधर है सी और एक सी पॉइंट के दो हिस्से हैं, जस्ट बिफोर और। ये समझ में आ गया भाई साहब? बीसी में सी खतरनाक, सी डी में तो साला पीएचडी सी पे ही होनी है। पीएचडी पर साले सी के दो हिस्से, जस्ट बिफोर और ओ, तो साला उसकी दो बार चर्चा करनी पड़ेगी। लेट्स कम टू द पॉइंट। जस्ट बिफोर सी का मतलब बी से सी वाला, ये वाला सी, ये अल्फा। बोल यस और नो। तो एम इधर, एम बी स्क्वायर बाई आर भी इधर, एम जी इधर, अल्फा इधर। बोल यस और नो। क्या एन इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर? नहीं आया। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज एम जी साइन अल्फा। अरे नहीं आया। ध्यान सुनना अभी जो कह रहा हूं, सुनना। ऐसे ही जस्ट आफ्टर सी ये एम, ये एम बी स्क्वायर बाई, ये एम जी, ये अल्फा, एन की वैल्यू एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस अल्फा। अरे नहीं आया। और एफ रिक्वायर्ड इज अगेन एम जी साइन अल्फा। अब बताएं इन दोनों में कौन ज्यादा खतरा है? देख, क्या रिक्वायरमेंट दोनों में सेम है? पर एफ मैक्स किसका सेम है? खतरा कहां ज्यादा होगा? जहां एफ मैक्स ज्यादा होगा कम, और एफ मैक्स कम होगा जहां एन कम होगा। एन कहां कम है? नहीं आया भाई। रिक्वायरमेंट सेम है तो कौन से पॉइंट पे खतरा होगा? जहां पे एन कम का है। तो इस पूरे ट्रैक में सबसे खतरनाक पॉइंट कौन? जस्ट बिफोर। अगर जस्ट बिफोर सी पे आप स्लिप नहीं करे तो कहीं और स्लिप, तो यहां स्लिप मत करो। ये है रिक्वायरमेंट, ये है दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी cos अल्फा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। क्या यहां से तुम v की वैल्यू निकाल सकते हो? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। फिर तो क्या पूरा ट्रैक समझ में आया है? क्या जस्ट बिफोर सी सबसे खतरनाक है, समझ आया है? सबसे पहले ये उतारना, फिर ये सवाल उतारना, और कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। और हेडिंग डालना साइक्लिस्ट और ना करोड़पति, cyclist on a curved path, you know. और देख, जैसे मान लो कि आपकी कार है। क्या है? कार। सिंपल। एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है v स्पीड से, v कांस्टेंट है, सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है जिसका रेडियस है r। कौन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है?
फ्रिक्शन। असलियत में मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग अभी नहीं कर पाऊंगा, रोटेशन के टाइम पे कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन तब पढ़ाऊंगा जब अपन उसकी डिटेलिंग करेंगे। अभी सिर्फ इतनी सी बात समझें कि अगर अपन ऐसे चल रहे हैं, अगर अपन तो अपन टायर को ऐसे मोड़ते हैं तो कार इधर मुड़ती है, इसलिए जब अपन ऐसे मुड़ते हैं चल ऐसे होते हैं तो अपन ऐसे घसीटना चाहते हैं, अपन टायर ऐसे मोड़ के क्या करते हैं, धरती माता कह रहे हैं हम तो घसीट रहे हैं, धरती माता कहती है घसीट, तो ऐसे फोर्स लगाती है। अरे यार हाँ ना बोल, एंड दैट प्रोवाइड्स अस द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट प्रोवाइड्स अस द, होता ही है बेसिकली। अभी आप समझो, आपको समझ में आता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि मोड़ पे अपन जा रहे हो तो भाई साहब गाड़ी सीधी सीधी रोड पे जा रही हो, फिर मोड़ आ जाए तो एक रस्सी बंधी हो, रस्सी से बांध फिर घूमो, ये 4 लोग उठो ठिचकाऊं, ऐसी बात ऐसा हम नहीं करते। क्या ये काम फ्रिक्शन करता है? कल रिस्पॉन्स कौन करता है? फ्रिक्शन। तो हमें समझ में आता है बिल्कुल सिंपल सी बात कि ये काम फ्रिक्शन करता है, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगता है। सिंपल सा लॉजिक कि अगर इधर mv²/r है तो फ्रिक्शन इज बैलेंस्ड बाय mv², सॉरी mv²/r इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन, तो mv²/r इतना फ्रिक्शन, डबल रिस्पॉन्स इतना फ्रिक्शन जो चाहिए वो मैक्सिमम से, इन दिस केस का मैक्सिमम इज म्यू mg, इन दिस केस मैक्सिमम इज, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, इन दिस केस मैक्सिमम इज म्यू mg, तो वेलोसिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू √μrg, यानी कि ऐसी ट्रैक पर हमारी रफ्तार √μrg से कम होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम बहुत रफ्तार में मुड़े तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होना चाहिए एंड म्यू भी ज्यादा होना चाहिए। म्यू ज्यादा रखने के लिए हम हमारे टायर की ग्रिप अच्छी रखते हैं, रोड को थोड़ा खुरदरा बनाते हैं, और रोड को बहुत खुरदरा बना दोगे और रफ बना दोगे तो फिर वो रोड कहाँ रहेगी? अरे यार हाँ ना बोल, तो कांटा हो गया। इसलिए जो ठीक ठाक ही करते हैं पर रोड पे ग्रिप अच्छी रखने के लिए रखते हैं, पर फिर भी बारिश हो गई तो मतलब ऑयल गिर गया तो स्लिपरी हो जाता है तो म्यू कम हो सकता है, इसलिए सेफ्टी के लिए क्या ज्यादा रखते हैं? आर। इसीलिए जो आपके हाईवेज उनके टर्न छोटे होते हैं कि बड़े? काफी बड़े होते हैं, पर इसका मतलब नहीं 5 किलोमीटर का एक टर्न है। अरे यार हाँ ना बोल, ऐसा नहीं भाई साहब हमें तो 150 निकालने 5 किलोमीटर टर्न ले लो, है कि नहीं? ऐसे नहीं रख पाते। आप गाँव की गलियों की तरह थोड़ी टर्न है साहब, बिना सोचे खड़ा कुछ भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, वो अलग बात है, पर हाईवे जो बनाए जाते हैं उसमें आर का ध्यान रखा जाता है। सिंपल सी बात, क्या बेसिक सी बात समझ आएगी? उतार फिर आगे बढ़ते हैं, बेसिक बात उससे स्टार्ट करके इसको खत्म करते हैं। आइए हेडिंग लिख लो, कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। हेडिंग के पीछे पड़े रहते हैं, समझ आए नहीं आए? हाँ भाई, मैं पतला लग रहा हूँ क्या? आइए हो गया क्या? कोई बुराई नहीं है। अब मान लो यही कार वही सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है और ये कार अब t = 0 पे उसकी रफ्तार 0 है और उसका a टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ला कौन रहा है? कार में एक्सेलरेशन कौन लाता है? इंजन फ्रिक्शन। पर वास्तव में ग्राउंड फ्रेम में कौन लाता है? फ्रिक्शन। इंजन का टायर ऐसे घूमता है, वो पीछे भागता है, फ्रिक्शन कहाँ लगता है? तो ये टेंजेंशियल कौन ला रहा है? कौन ला रहा है? कौन ला रहा है? रेडियल कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? mg। बहुत बढ़िया, mg लग रहा है ना नीचे से? सर तुम्हारे गांव में कारें ऐसी चलती हो, ये चौकियों जैसी बात करते हैं साले, mg लग रहा है। ये वो लोग जो कहते हैं धरती पे अपन क्यों नहीं गिरते? धरती पे mg को कौन बैलेंस कर रहा है? इक्वेटर पे हो तो कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। देखा आपने? मैं जानता हूं यहाँ पे देश का सबसे अच्छा टैलेंट बैठा है। लोगों को समझ थोड़ी है, वैसे ऐसा नहीं कि 5 साल को पता नहीं पड़ेगा, उन्हें पता नहीं पड़ा है। अब घर जाके 1 घंटे बुद्धि लगाएंगे तो पता पड़ेगा कि क्या हुआ। इधर आ जाओ। पढ़ना है, नौटंकी करनी है। तो यहाँ पे क्या रेडियल एक्सेलरेशन फ्रिक्शन देगा और टेंजेंशियल
यानी कि फ्रिक्शन दोनों काम करेगा, यानी कि फ्रिक्शन दोनों काम करेगा। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन दे दी गई तो पूछा जाए फाइंड टाइम व्हेन इट स्टार्ट स्लिपिंग, या फाइंड टाइम व्हेन इट स्टार्ट स्लिपिंग, या फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट स्टार्ट स्लिपिंग, कुछ भी। बेसिकली अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन लिख सकते हैं कि अगर ऐसा ए टेंजेंशियल से घूम रहे हैं अपन, मैं ही कराता हूं, इसे ध्यान से सुने आप लोग, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, तो अपन बोलेंगे भाई साहब ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अरे कभी तो हां ना बोल, ओमेगा इक्वल्स टू v बाई r, कभी फाइनल वेलोसिटी v बाई r, अरे कभी तो हां ना बोल, ओमेगा इनिशियल इज 0 बाई r प्लस अल्फा इज a बाई r, अरे हां ना बोल, r ने r को मार दिया, क्या v इक्वल्स टू 80? क्या किसी भी टाइम t पे रफ्तार 80 होगी? क्या होगी? 80। अगर मैं बात करूं तो इस ब्लॉक पर अगर अपन बहुत ध्यान से समझे जब इसकी रफ्तार होगी तो इसके दो एक्सेलरेशन है, एक तो है a, क्या है a, एक के इसका अंदर की तरफ है v स्क्वायर बाई r, अरे क्या है? तो इसका जो a नेट एक्सेलरेशन है क्या है? जो इसका a नेट एक्सेलरेशन है वो असलियत में क्या अंडर रूट ऑफ v की पावर 4 बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया सा भी लिख दिया गया। क्या ये a नेट एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन दे रहा है? कौन दे रहा है? इसके अलावा और कोई देने वाला नहीं है। टेंजेंशियल भी वही दे रहा है, रेडियल भी वही दे रहा है, मतलब असलियत में a नेट इधर है तो क्या फ्रिक्शन यहाँ कहीं लग रहा है? क्या मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? तो वास्तविकता में रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन है मास इनटू a नेट, दैट इज v की पावर 4 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बोल यस और नो? इतना फ्रिक्शन चाहिए, इतना फ्रिक्शन चाहिए, जो चाहिए वो मैक्सिमम से क्या मैक्सिमम पॉसिबल इज अगेन लेस देन म्यू एम जी। एम ने एम को बहुत बढ़िया साहब, तो v की पावर 4 बाई r स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अरे हाँ ना तो बोल, लेस देन r स्क्वायर यहाँ था ना, r स्क्वायर की पावर तुम्हें दूर दूर तक समझ आया नहीं आया? आया नहीं आया? अगर तू बहुत ध्यान से देख तो ये वैल्यू v इस रूट म्यू r से कम है। ध्यान से देख, अरे r स्क्वायर के अंदर आ गया ना यार, उसमें कुछ माइनस करके मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया? उससे कम है, मतलब क्या एक्सीलरेट करते हुए मुड़ोगे तो क्या जल्दी रफ्तार में स्लिप कर जाओगे? तो याद करते कुछ कुछ वैसा है। मैंने तेरे को है ना डिस्क के ऊपर एक ब्लॉक रख के 2 सवाल कराए थे, पहले कांस्टेंट ओमेगा फिर अल्फा से। ये वैसे ही सवाल है, उसमें डिस्क घूम रही थी, ब्लॉक रेस्ट पे था, यहाँ पे डिस्क रेस्ट पर है और ब्लॉक घूम रहा है। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? तो ब्लॉक बेसिकली कार है। अरे भाई नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो बेसिकली आप ध्यान से सोचो, तो अगर आप कार को कांस्टेंट रफ्तार से नहीं, अगर आप कार को कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ाओगे तो वो ज्यादा रफ्तार तक दौड़ पाएगी, पर अगर बढ़ाते हुए दौड़ाओगे तो क्या जल्दी रफ्तार पे स्लिप कर जाएगी? नहीं आया? इसलिए जो कार चलाने वाले होते हैं ना रेसर, उनको बोलते हैं कि अगर आपको जब भी मोड़ना हो ना, क्या करना हो? मोड़ना। तो जितनी रफ्तार बढ़ानी हो उसके पहले ही बढ़ा लो, उस समय आपको उसकी रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन ही उसे सपोर्ट करता है। तो अगर आप फ्रिक्शन की एनर्जी कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है। बोल यस और नो? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? तो ये कहानी है। अब अगर अपन बहुत ध्यान दें, अच्छा इसमें टाइम निकालना तो क्या v को 80 रख दो, v को क्या रख दो? तो निकल आया। उधर फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात समझाता हूं आपको। उतार लिया तुम लोगों ने? कोई बुराई वाली बात? चाय हो गया है। अब हमें समय के साथ हमें समझ में आया कि हम इन सब चीजों से एक वैल्यू तक ही रफ्तार रख सकते हैं, क्योंकि हम म्यू एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा और म्यू हमारे बहुत ज्यादा कंट्रोल में है भी नहीं, क्योंकि बारिश हो जाएगी तो म्यू अलग हो जाएगा। तो अच्छा हमें ये भी समझ में आया साला फ्रिक्शन के अलावा और कोई भी नहीं है जो अपने को ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। हमें सोचा यार कुछ ऐसे सिचुएशन बनाई जाए कि फ्रिक्शन के अलावा कोई और भी हो जो हमें ये सपोर्ट कर सके। इसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या बोलते हैं? जरूर आपने सुना होगा, कंफर्म है ना? उसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। आइए, बैंकिंग ऑफ रोड्स। जब हमें लगा कि हम थोड़ी और रफ्तार से घूमना चाहते हैं पर रेडियस भी हम एक लिमिट के आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हमें एक नए सॉल्यूशन के बारे में सोचना पड़ा और वो सॉल्यूशन था बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स। चक्कर ये है कि जब हमारी कार बिल्कुल सीधी चलती है तो नॉर्मल ऐसे लगता है,
बेकार रेस्पॉन्स। हमारी कार बिल्कुल ऐसे चलती है, नॉर्मल ऐसे लगता है नॉर्मल का कोई भी कंपोनेंट कभी भी हॉरिजॉन्टल में नहीं आता, और सेंट्रीपिटल फोर्स अला हॉरिजॉन्टल है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट। तो हमने बैंकिंग ऑफ रूट्स करा, बैंकिंग ऑफ रूट्स का मतलब टिल्ट करा उसे, क्या करा? टिल्ट का मतलब ये नहीं आपने पहाड़ बना दिया, स्लाइड, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं किया साला इतना कर दिया कार वहां से निकल जाए तो ही गिर जाए नीचे। अरे हाँ ना बोले यार, थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक सा डिसेंट। तो मान लो हमने ऐसे, इसे बोलते हैं बैंकिंग का मतलब एंगल पे देना, ये एंगल थीटा, बोलो क्लियर? अच्छा पहली बार जब हम बैंकिंग कर रहे थे हम मान रहे हैं कि म्यू नहीं है, वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, मान रहे हैं समझने के लिए, मान लो है ही नहीं फ्रिक्शन, ठीक, तो भी हम बच सकते हैं। कैसे? सुने, मान लीजिए कि आपकी कार है, अभी उसका पिछवाड़ा है तो टायर ऐसे दिखेंगे ना, चौकी हो गया बिल्कुल कि रे साले टायर भी बनाने नहीं आते, रेक्टेंगल बना है। अब समझ में आया? नंबर प्लेट लगी हुई पीछे, अब ये थोड़ी पता कि नंबर प्लेट पीछे लगाते हैं, हमारे यहाँ तो साइड में भी लगाते हैं। तो आपकी कार एम्बेसडर है, उसमें क्या है, कार लग रही है, क्या बातें कर रही है जैसे खुद तो एरोप्लेन पे आती हो। हाँ यार बातें कर रही है, चला जाओ। तो लड़कियों की उड़ाओ तो कितना मजा आता है ना, मेरा भी खून बढ़ता है साला, इसलिए मोटा हो रहा हूँ। नहीं ऐसे कार से बोलो क्लियर, ऐसे चलती कार वी से, ठीक, जब कार ऐसे चलती है वी से, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या जाहिर सी बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, mv²/r, नीचे क्या लग रहा है, mg, क्या लग रहा है, mg, इधर क्या लग रहा है, बोलो क्लियर, पक्की बात? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो mv²/r आपको कोई बैलेंस कर सकता है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट, क्या फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? क्या नॉर्मल कैन सपोर्ट mv²/r? नॉर्मल कैन सपोर्ट, मुझे लगा ही तुम्हें आया, नॉर्मल कैन सपोर्ट mv²/r। अगर इन तीनों की वजह से बैलेंसिंग है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। अगर मान लो कार बिल्कुल बैलेंस जा रही है, ऐसा होने की वजह से जा सकती है, हमें दिख रहा है, तो हमने इक्वेशन बना ली, ध्यान देखो, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, बोल यस और नो? तो हमने लिखा n cos थीटा इक्वल्स टू mg, और क्या हमने लिखा n sin थीटा इक्वल्स टू mv²/r, आना बोल यार, tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg, तो क्या v इक्वल्स टू √rg tan थीटा, अरे कभी तो हाँ ना बोल, v इक्वल्स टू √rg tan थीटा। क्या इतनी रफ्तार से अगर आप निकलोगे तो आपको कोई फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं, और नॉर्मल आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, v इक्वल्स टू √rg tan थीटा। पर वास्तविकता में फ्रिक्शन होता है कि नहीं होता? अच्छा ये तो वैसी बात है कि सोच, अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हाईवे पे, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हाईवेज पे शायद ऐसा लिखा हो कि मान लो √rg tan थीटा की वैल्यू आई 50, कितनी आई? तो ऐसा लिखा हो 50 किलोमीटर प्रति आवर से निकल सको तो निकल लो, नहीं तो निपट लेना, क्योंकि उससे ज्यादा होगे तो भी स्लिप कर जाओगे और कम होगे। अरे यार, तो वास्तविकता में ऐसा होता, क्योंकि फ्रिक्शन भी होता है, पर हमें समझना पड़ेगा कि नॉर्मल हमें सपोर्ट कर रहा है, नॉर्मल हमें, इसलिए फायदा तो हमें हुआ है। इसलिए ऐसे समझाया जाता है कि दिस रोड इज बेंड फॉर 20 मीटर पर सेकंड, दैट मींस द वैल्यू ऑफ √rg tan थीटा इज 20। अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा हो ना, रोड इज बेंड फॉर 20 मीटर पर सेकंड, दैट मींस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन एट 20 मीटर पर सेकंड, दैट मींस द वैल्यू ऑफ √rg tan थीटा इज 20 मीटर पर सेकंड। दिस इज अ कॉमन लैंग्वेज, दिस इज अ कॉमन लैंग्वेज, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, बताओ आया कि नहीं आया? तो ऐसे लिखा होगा, दिस रोड इज बेंड फॉर 20 मीटर पर सेकंड, दिस रोड इज बेंड फॉर 50 किलोमीटर पर आवर, इट मींस एट दिस स्पीड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, देयर इज, समझ नहीं आया? नाउ लेट्स कम टू द रियलिटी सिचुएशन। कैसे? वही वाली बात कि अगर फ्रिक्शन भी है तो हमें समझ में आया कि इस रफ्तार पे तो फ्रिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। सोचो अगर रफ्तार, अब मेरे को रेंज ऑफ वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए? मुझे इस बैंकिंग पे क्या चाहिए? रेंज ऑफ वेलोसिटी, सो दैट, या तो मैंने एक ओमेगा की रेंज निकलवाई थी, ये कुछ वैसी कहानी है,
हमसे बेसिकली पूछा गया रेंज ऑफ वेलोसिटी ऑन दिस ट्रैक, सो देयर इज नो स्लिपिंग, सो देयर इज यानी कि म्यू है, यानी कि म्यू है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग विद म्यू, बैंकिंग विद म्यू। सुने, रियल थी तो वही होता है, ऐसे ही समझाने के लिए बताया है। सो बैंकिंग विद फ्रिक्शन, बैंकिंग विद फ्रिक्शन, सिंपल सी बात म्यू है। अब अगर हम बात करें कि अगर हमारी रफ्तार अंडर रूट RG tan थीटा से ज्यादा हो तो बताओ कार किधर भागना चाहेगी? नहीं है यार, अगर मेरी रफ्तार अंडर रूट RG tan से ज्यादा जाएगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? किधर लगेगा? कोई पुरानी कहानी अगर सब किसी को याद होगी वो ओमेगा वाली, तो वैसी कहानी चलेगी। अगर आप ध्यान से, तो मैं ऐसे बनाता हूं, देखो ऐसे कार को ऐसे ही वापस, इधर क्या लग रहा है? इधर क्या लगा? नीचे क्या लगा? फ्रिक्शन कहाँ आएगा? मुझे लगा है तो मैं आया। अरे पक्की बात, अब वही कहानी पुरानी वापस कर लेते हैं। ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, सही कर रहा हूं क्या? हाँ, सब सही चल रहा है। अरे एक के बाद थीटा लिखी जाओ यार, तुम्हें समझ नहीं आता। हाँ, ये थीटा, तो देख इस वाली डायरेक्शन में n कितना? mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r sin थीटा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r, कभी तो हाँ ना बोलो। बहुत बढ़िया साहब। और f की वैल्यू कितनी है देखो, mv स्क्वायर बाई r cos थीटा माइनस mg sin थीटा। इतना फ्रिक्शन जो चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए। मैक्सिमम म्यू mg की म्यू n? म्यू mg की म्यू n। अरे हाँ ना बोल यार। So this should be equal to mu n, and what is n? n is mg cos theta plus mv square by r sin theta। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। m ने m को सब तरफ से मार दिया, v square by r कॉमन ले लो तो cos theta माइनस mu sin theta, cos theta माइनस mu sin theta less than equal to g mu cos theta plus sin theta। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। So v should be less than equal to root of rg mu cos theta plus sin theta upon cos theta minus mu sin theta। वेलोसिटी इससे कम होनी तो क्या v max हो गया? फिर बेकार रेस्पॉन्स। ये क्या हो गया? v max। दिस इज v max। इससे ज्यादा रफ्तार चलाओगे तो क्या स्लिप कर जाओगे? वो बाहर की तरफ। किधर की तरफ? किधर की तरफ? अब v मिनिमम के लिए क्या करूं? बेकार रेस्पॉन्स आ रहा है यार। v मिनिमम के लिए क्या करूं? क्या v मिनिमम के लिए वेलोसिटी रूट RG tan से कम होनी चाहिए? तो क्या v मिनिमम के लिए फ्रिक्शन ऊपर आ जाएगा? ध्यान से देखो, तो क्या म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस कर दूं? म्यू को तो क्या अपने आप रिवर्स हो जाएगा? अरे हाँ ना बोल। तो v मिनिमम आ जाएगा। पर प्रैक्टिकली इसमें v मिनिमम 0 होता है। सोच के देख, ऐसे ट्रैक थोड़ी बनाते हैं कि ऐसा लिखा कम से कम 10 किलोमीटर प्रति आवर से निकलना, वरना ऐसा भी होता है। अब पता लगा इंजन खराब हो गया, निपट लिए। प्रैक्टिकली आप अगर ट्रैक के सर्कल पे जाके खड़े भी हो जाओ घूमते वक्त, तब भी आप गिरोगे नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। कुछ नहीं पता। थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? कुछ याद है आपको? तो इसलिए मैं इसको v म्यू निकलवाने का कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिकली थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, देयरफॉर v मिनिमम इक्वल्स टू 0। इंप्लाई तो फिर v की रफ्तार होनी चाहिए 0 से लेकर v मैक्स। तुम्हें मेरी बात समझ? क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूं? क्या बिल्कुल अच्छे समझ आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात? इसमें हालांकि मैं थोड़ी चर्चा और करूंगा ट्रैक पे, क्योंकि आपने टॉपलिंग नहीं पढ़ी। टॉपलिंग कहाँ पढ़ते हैं? तो जब कार चलती है उसके 4 टायर, तो वो ऐसे टॉपल भी तो आपको बताऊंगा। टॉपल पहले करेगी, स्लिप पहले करेगी, स्लिप पहले करेगी कि
कभी कभी ऐसा होता है कि कार स्लिप नहीं करती, पलट जाती है, जैसे मारुति वैन वगैरह। ट्रक जैसे जो फ्लैट कार होती है ना वो स्लिप करती हैं, वो क्या करती हैं, स्लिप। जो ऊंची गाड़ियां होती है ना वो क्या कर जाती हैं, टॉपल, वैसे बाहर की तरफ। अरे हाँ ना बोल यार, तो आपको तब जब आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा प्रॉपर कि भाई देख व्हाट इज द कंडीशन व्हेन कार फर्स्ट टॉपल्स देन स्लिपिंग और फर्स्ट स्लिप्स देन, तो उसके अलग अलग कंडीशन है। वो हाइट ऑफ द कार पर डिपेंड करता है, उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। फ्लैट कार होगी तो ऐसा चांसेस कम होंगे, ऊंचा ट्रक होगा तो चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए भरा हुआ ट्रक होता है ना तो बहुत तेज, बहुत धीरे धीरे मोड़ते हैं, सेकंड वो गाड़ी को, अपने ट्रक को इससे उससे नीचे भी नहीं उतारते। किससे, रोड से। जैसे अगर आप ओवरटेक करना हो ना तो ट्रक, भरा हुआ ट्रक होगा तो नहीं उतारेगा वो, फिर उसे पता है कि थोड़ा भी टेढ़ा होगा तो टॉपल सेंटर ऑफ मास बहुत आसानी से शिफ्ट कर जाता है। खैर अभी उस पर मैं बहुत कोई चर्चा नहीं करने वाला। टॉपलिंग पढ़ाई जाएगी आपको बहुत ढंग से, तमीज से, तो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ ना बोल। एक दो और छोटी छोटी चीजें हैं, लिखो। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। इसमें थोड़ा एक्चुअली ये यहाँ पे सवाल आ जाते हैं, वरना इसको वैसे पढ़ाना रोटेशनल में चाहिए बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टॉर्क आ जाता है, बहुत हल्का सा। हालांकि ऐसे तो रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। किसको समझ आ जाएगा? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। साइकिल चलाई सब लोगों ने? कोई ऐसा हो जिसको साइकिल चलानी नहीं आती हो? मुझे भी नहीं आएगी चल। हम जब साइकिल चलाना सीखते हैं, अब तो हम प्रैक्टिस में आ गए होते तो हमें आराम से ऐसे थोड़ी साइकिल चलाने की सोच रहे हो, मोड आ गया अब ये करना पड़ेगा। हम ऑटो मोड में आ चुके हैं, हमारे मन में सेट है, हमें साइकिल चल रही है आराम से। पर जब पहली बार सीखते हैं तो हम पापा पीछे पकड़े होते हैं, फिर चलाते देखिए वो छोड़ दिया तो क्या। अच्छा, हमें धीरे धीरे समय के साथ एहसास होता है कि हमें कैसे, जैसे आपको मोड़ना हो तो आप कैसे मोड़ते हो? ऐसे साइकिल जा रही है, इधर मोड़ना है तो कैसे मोड़ोगे? ऐसे टेढ़े होगे या ऐसे टेढ़े होगे या बिल्कुल सीधे मोड़ लेते हो? आज ट्राई करना, जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सीधे मोड़ लेते हैं, आज ऐसे जाना, आनंद नहीं आ जाए तो देख लेना। अरे हाँ ना बोले यार। क्या हमें मोड़ते वक्त अपने को पता है क्या हम थोड़ा टिल्ट होते हैं? तो मोटरसाइकिल की रेस होती है उसमें तो बहुत नीचे हो जाते हैं, ये घुटने भी टच होते हैं। अरे यार हाँ ना बोल। तो बेंड हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब हमें मुड़ना है, जब हमें, तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स देता कौन है? धरती। धरती को बोलना पड़ेगा मुझे चाहिए चाहिए, ऐसे आसानी से तो नहीं लेगी। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे चल रहे थे तो ऐसे फिसल, ऐसे ऐसे घूम, ऐसे करते हैं। तो धरती माता को कहते हैं देख मैं तो गिर रहा हूँ, धरती माता कहती मत गिर, इधर फोर्स लगाती है। अरे यार, बेसिकली वी ट्राई टू स्किड आउटसाइड एंड कौन सेव कर लेता है? धरती माता, जो कि फ्रिक्शन लगाती है। क्या लगाती है? और वो फ्रिक्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड करता है? अब कितना झुकना चाहिए ये सवाल हमारे मन में आता है, वही अपन करने वाले। ध्यान से सुने, ध्यान से देखो। मान लो कि आपकी साइकिल है ऐसे, बोलो क्लियर? तो ये अपना, ये अपनी क्या है? बोलो क्लियर? ये अपनी साइकिल। सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब। जब अपन ऐसा कर लिया तो बेंडिंग ऑफ साइकिल में अगर अपन बहुत ध्यान दें तो इसमें फोर्सेस क्या क्या लगेगी? ऐसे घूम रहा है तो पहले तो एमजी कहाँ लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे एमजी कहाँ लगेगा? अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा? वो तो ठीक है, आउटसाइड लगेगा, वो बात ठीक है। कहाँ लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे। याद करो सूडो फोर्स कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ मास पे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स ही है। तुम्हें कुछ नहीं याद? अगर किसी भी बॉडी को रोटेट कर रही है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है तो कहाँ लगाएंगे? सेंटर ऑफ मास पे। कहाँ लगाएंगे? चलो भाई, तो सेंटर ऑफ मास पे एक और फोर्स लगे mv स्क्वायर बाई r, क्योंकि हम ऐसे धकेलना चाहते हैं तो फ्रिक्शन तो सरफेस पे लगेगा इधर और नॉर्मल लगेगा ऐसे। अबे नॉर्मल सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगेगा, नॉर्मल वहां पे लगेगा जहां पे बॉडी टच हो रही है, जहां पे बॉडी, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब सिंपल सी बात, अगर बैलेंसिंग होनी है तो ये तो समझ में आता है कि n इक्वल्स टू mg एंड f इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r,
अरे कभी तो हाँ ना बोल। अगर सब कुछ बैलेंस है तो n इक्वल्स टू एंड फ्रिक्शन इक्वल्स टू बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो होनी परफेक्टली फाइन। बात आती है वो कितना घूमी, बात आती है कि वो कितनी टिल्टेड है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, बोलो क्लियर? ये एंगल थीटा कितना है विच इज रिक्वायर्ड। बेसिकली थीटा इस बात से डिटरमिन होता है कि हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो है पर हम टॉपल भी नहीं करने चाहिए। टॉपल का मतलब हम घूमने भी नहीं चाहिए। मतलब क्या साइक्लिस्ट का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 होना चाहिए। अगर वो घूमने लग गया तो फिर तो आप गिर गए, अगर वो घूमने लग गया तो आप पता नहीं, तुम्हें नहीं पता, अगर नहीं पता तो सुन लो। टॉर्क बराबर क्या होता है? R क्रॉस F। बहुत बेसिक सी बात, मैं मान रहा हूं तुम्हें इतना सा आता है, ये R और ये F। अरे इसके अबाउट अगर टॉर्क लिखना हो तो क्या R क्रॉस F करा जाता है? क्या करा जाता है? R क्रॉस F। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो फॉर नो पल्टी, ध्यान से देखो, फॉर नो पल्टी क्या टॉर्क अबाउट COM शुड बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज टॉर्क ऑफ नॉर्मल प्लस टॉर्क ऑफ F प्लस टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ mv स्क्वायर बाई r शुड बी इक्वल टू 0। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? अच्छा, अगर फोर्स वहीं से पास कर जाए जहां पे टॉर्क निकालना है, क्या mg और mv स्क्वायर बाई r वहीं से पास कर रहे हैं? mg और वहीं से पास, तो इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, कोई बुराई नहीं। इसका मतलब टॉर्क ऑफ n और टॉर्क ऑफ f क्या 0 होना चाहिए? अरे पर मुझे एक बात याद आई यार, n और f का रिजल्टेंट तो कांटेक्ट फोर्स होता है। n और f का रिजल्टेंट तो क्या होता है? अगर इन दोनों का टॉर्क 0 होना है, इन दोनों का टॉर्क 0 होना है तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट यहीं से पास होना चाहिए? मुझे लगा तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? क्या रिजल्टेंट ऑफ n एंड f शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, तभी उसका टॉर्क 0 होगा, वरना 0 होना पॉसिबल नहीं है। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, कोई बुराई। लो भाई साहब, तो n और f का टॉर्क हमेशा इसी से पास कर जाएगा ऐसे, और ये वही एंगल होगा थीटा। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर दोनों का रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास से पास कर गया तो टॉर्क 0 हो जाएगा, व्हिच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ध्यान से देखो, tan थीटा क्या चीज? क्या tan थीटा इक्वल्स टू f बाई m? tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट इज f? व्हाट इज n? व्हाट इज n? क्या फॉर्मूला है? tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई rg। याद रहे तो कोई बुराई। हमें किस एंगल पर टिल्ट होना चाहिए, किस रफ्तार से घूमने के लिए, ये हमें पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई, तुम्हें दूर दूर तक समझ ये थोड़ा टॉर्क गायब तो नहीं हो गया? बिल्कुल बेसिक आया कि नहीं आया? एक्चुअली सर्कुलर में उसके सवाल हैं HCl वगैरह में, इसलिए करा देते हैं भाई। पहले जो बोला चमका उतार। डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। टॉर्क यार नहीं आता तो अभी रहने दे, फिर परेशान मत हो। सिंपल टॉर्क R क्रॉस F आना चाहिए। अगर बॉडी नहीं घूम रही तो उसका नेट टॉर्क 0 होना। mg और mv स्क्वायर बाई r तो वहीं से पास कर रहे हैं, तो उसका टॉर्क तो 0 हो गई। और n और f का अगर तो लॉजिकली भी सोचना तो देख, n इस बॉडी को कैसे घुमा रहा है? ऐसे। अगर तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखे तो n इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? ऐसे। और f ऐसे। तो एक अंदर आएगा और एक, उन दोनों का रिजल्टेंट 0 होना। प्रैक्टिकली सोचो तो तब होगा जब क्या इन दोनों का रिजल्टेंट ही इससे पास कर जाए, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। मैंने वही बोला। मैंने कोशिश करी बिना टॉर्क के फॉर्मूले के ही आपको बात समझा दूं। खैर, ये हो गया बेंडिंग ऑफ साइक्लिक साइकिल का करंट पाथ। मौत का कुआं नहीं बोला ना? देखो छोटी सी चीज है, बिल्कुल टाइम पास लिख लो। मौत का कुआं जरूर देखा होगा आपने, गाँव में आता है मौत का कुआं। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, पढ़ लो, उसके बाद तुम ट्रक चलाओगे, देखना। मौत के कुएं में आजकल मोटरसाइकिल और क्या कारें चलने लगी हैं। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते थे पहले, अब कार भी चलती है जो मौत का कुआं आता है। देखा है सब लोगों ने? गुड। सर्कस में देखा होगा। हालांकि सर्कस में तुम जाते नहीं, तुम्हें पकड़े जाने का डर है। मान लो कैसे सिलिंड्रिकल अपना सिस्टम है,
नहीं मेरे को पकड़ा था, मैं तो वहीं से छूट के आया हूँ। तेरे को तालीम देने का शौक पूरा हो गया, कहीं बताइए। अब चलो आ जाओ। ऐसे अपना जल्दी समझ लो, ऐसे अपना मोटरसाइकिलिस्ट ऐसे घूम रहा है वी रफ्तार से, कितने से वी रफ्तार से, वी रफ्तार से घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एम बी स्क्वायर बाई आर इधर लगेगा, एम बी स्क्वायर बाई आर इधर लगेगा, और क्या एम इधर लगेगा, और एम जी हु विल बैलेंस एम जी, शाबाश गुड, फ्रिक्शन, कौन फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ध्यान से देखो, तो एम की वैल्यू आ गई एम बी स्क्वायर बाई आर, अरे कितनी आ गई, और एफ की वैल्यू कितनी है एम जी, एफ की वैल्यू कितनी है एम जी, इतना फ्रिक्शन, इतना फ्रिक्शन चाहिए, इतना फ्रिक्शन जो चाहिए वो मैक्सिमम से, ये शुड बी इक्वल टू म्यू एम जी की म्यू एन, म्यू एन, और एन कितना एम बी स्क्वायर बाई आर, एम ने एम को मार दिया, क्या v should be greater than equal to अंडर रूट आर जी बाई म्यू। तो अगर आपको सर्कुलर ट्रैक पर यानी कि ऐसे मौत के कुएं में घूमना है तो आपकी रफ्तार इससे ज्यादा होनी चाहिए, मुझे लगा नहीं तो मैं आया, इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो मौत का कुआं में ऐसे सिंपल फॉलो करते हैं, और जो असली मौत के कुएं होते हैं बिल्कुल वर्टिकल होते हैं, थोड़े टिल्टेड होते हैं, थोड़े टिल्टेड होते हैं तो आसान हो जाता है। थोड़ी मस्त स्टील का फ्रेम बना दिया, अंदर तेल लगा दिया, गुलाब चला, वो वास्तविकता में मौत का कुआं है। तो बेसिकली थोड़ा सा टिल्टेड रखते हैं, पट्टे वो फट्टे लगा के रखते हैं लकड़ी के, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अच्छा होता है। अरे भाई हाँ ना बोल, बढ़िया टायर वाले ग्रिप वाले वो लगते हैं, बढ़िया ग्रिप वाले टायर होते हैं नए एकदम, उसमें चलाते हैं। तो वैसे भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है वो, इसलिए आजकल तो कारें भी चलाने लगे थोड़े बड़े रेडियस वाले जो उसमें, तो कार चलाते हैं, चाहो तो आप ट्रक चलाना है, इसके बाद मुझे कोई दिक्कत वाली बात। अगर कभी आप सर्कल तो पूरे गोले में घुमाते हो 3-4 लोग मोटरसाइकिल है, तो गोला होता है स्टील के फ्रेम का, आयरन के फ्रेम का, उसमें 3-4 लोग वो मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो सिंपल फंडे ये हैं, इसमें कोई खास बात तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया। जैसे मैं आपको इसमें छोटे छोटे सवाल और करता हूँ, टाइम है तो देख, जैसे एक प्रैक्टिकल यूज, चाहो तो उतारो, चाहो तो मैं उतारो, तुम्हारी कॉल है ना। मैं कोई एग्जैक्टली सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं वो कॉन्सेप्ट बताऊँ, कैसे सवाल बना सकते हैं, उसको पूरा सॉल्व करो तो 10 मिनट एक ही में लग जाएगा। जैसे एक तो अच्छी चीज है, जैसे एक प्रैक्टिकल यूज में इसको लिया जाता है बुलेट की रफ्तार मेजर करने के लिए। सपोज एक रॉड है, सपोज एक सिंपल तरीका, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें क्या करते हैं, तो कार्डबोर्ड क्या चीज, सर्कुलर कार्डबोर्ड रख देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, बेसिकली रख क्या देते हैं, और चूंकि हम कार्डबोर्ड लगाते हैं तो उनके बीच की दूरी हमें इस पूरे सिस्टम को ओमेगा से घुमा रहे होते हैं, ऐसे जरूर 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 कार्डबोर्ड होता है। कार्डबोर्ड इसलिए लेते हैं ताकि अगर हम इससे बुलेट पास करें, दिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट, दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट। बुलेट बहुत तेज होती है, थोड़ी धीरे आती है, रजनीकांत की पिक्चर की तरह। अरे हाँ ना बोल यार, वास्तविकता में बहुत तेज होती है ना, पता ही इतनी देर आती है, तो उसकी रफ्तार एकदम से आप देख के ऐसे नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखो क्या करते हैं, सिंपली कि मान लो बुलेट आई, अभी बुलेट V0 से आई, कितने से आई, कार्डबोर्ड है तो कार्डबोर्ड में छेद करने की वजह से उसकी रफ्तार में कोई खास चेंज नहीं आएगा। स्टील का फ्रेम लगाओ तो होगा, तो कार्डबोर्ड लगाते हैं, तो ऐसे छेद कराओ, उसने छेद करते ही ये ऐसे निकली। जितनी देर में यहां से आप पहुंची, क्या ये वाली घूमी, थोड़ा सा तो घूमी, तो छेद बिल्कुल आमने सामने होंगे कि थोड़ा टिल्टेड, मुझे लगा है तो मैं आया कि नहीं आया। तो दो कार्डबोर्ड से क्या होगा, देखो अगर आप इन कार्डबोर्ड को इधर से देखो तो कार्डबोर्डों में छेद ऐसे नजर आएंगे आप, एक में यहां और एक में शायद यहां कहीं, एक आगे वाली और एक तुझे चमका नहीं यार, क्योंकि जितनी देर में बुलेट यहां से आई क्या उतनी देर में वो थोड़ा सा घूमा, तो जब रुक गया तो फिर छेद बिल्कुल आमने सामने नजर आएगी, थोड़ा टिल्टेड, वो ऐसे टिल्टेड नजर आए, मुझे लगा नहीं तो मैं आया। तो दोनों एक ही डिस्क पे छेद है क्या अलग अलग पे, एक आगे वाली पे और एक नहीं आया। क्या प्रैक्टिकली हम इन दोनों के बीच का एंगल मेजर कर सकते हैं, मुझे लगा नहीं तो मैं आया, थीटा, क्या दिस कैन बी प्रैक्टिकली मेजर्ड। थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा असलियत में है क्या, ओमेगा टी, अरे थीटा असलियत में है क्या, अच्छा ओमेगा हमने लगाया तो हमें पता है, ओमेगा हमने लगाया तो हमें नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अगर ओमेगा हमने लगाया तो हमें, उसमें कौन सी ऐसी खास बात है, ओमेगा हमने लगाया तो हमें पता है। अच्छा भाई, तो ध्यान से देखो तो क्या निकल आया यहाँ से, टाइम, क्या निकल आया, टाइम
जो कि दूरी क्रॉस करने में लगाया किसने? बुलेट ने। किसने? बुलेट ने। तो भाई साहब थीटा बाई ओमेगा इक्वल्स टू टाइम एंड दैट शुड बी इक्वल टू डी बाई वी नॉट। क्या डी पता है? क्या थीटा पता है? क्या ओमेगा पता है? क्या निकल आएगा? ये किसकी रफ्तार है? किसकी रफ्तार है? सो इट्स अ प्रैक्टिकल मेथड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ अ, उतार ले चाहे तो। जैसे सिर्फ सुनो सवाल वाला नहीं होता, जैसे एक्चुअली ना सवाल जैसे टफ आपको कराने हो 10-15 मिनट निकलने हो एक ही सवाल पे डिस्प्ले हो, सिर्फ सुनना और कंसेप्ट समझ लेना, सवाल नहीं करा रहा हूं मैं। इस पे इंक्लाइन ले लो, इस पे ब्लॉक रख दो और सिस्टम को घुमाने लगो। अरे कर सकते हैं ना, सिस्टम को घुमाने लगते हो तो क्या इसमें सेंट्रीफ्यूगल बाहर आएगा? क्या इसमें mg sin थीटा नीचे आएगा? फ्रिक्शन भी लगा दो तो क्या mu mg cos थीटा आएगा? इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम ओमेगा फॉर व्हिच देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड द ब्लॉक? तो क्या एक्स्ट्रा फोर्स आ गया सेंट्रीफ्यूगल? नहीं आया। आया नहीं आया। बेसिकली एनएलएम को इसके साथ इनकॉर्पोरेट करा जा सकता है। एनएलएम को इसके साथ इनकॉर्पोरेट, आप ऐसे की बजाय ऐसे कर लो, सवाल और अच्छा हो जाएगा। एक ब्लॉक लगाओ, उसके ऊपर एक और ब्लॉक लगाओ, दो ब्लॉक लग दो। पहली बार याद हो ब्लॉक वाली कहानी? तो मैं 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक पढ़ाए थे ना, तो ध्यान से देख दो, इन 2 ब्लॉक का सवाल में कुछ नहीं। आपको सर ने सवाल कराया इसमें 2 ब्लॉक, एक ऊपर एक नीचे, फ्रिक्शन भी है, कब साथ चलेंगे, कब अलग अलग होंगे। इस वाले केस में क्या दोनों ब्लॉक में सेंट्रीफ्यूगल लगने लगेगा? कहां की तरफ? बाहर। तो इट्स अ क्वेश्चन इन व्हिच वी हैव अप्लाइड फोर्स ऑन बोथ द ब्लॉक्स, अपर ब्लॉक एंड, तो कब साथ चलेंगे, कब अलग अलग होंगे, क्या सवाल पूछा जा सकता है? तो अगर सवाल और टफ करना हो भाई साहब, ऐसे पुली लगा दो खुपा और यहाँ जोड़ दो। अगर बेसिकली ये वो वाले सवाल जो 10-10 नंबर सब्जेक्टिव है, 10-10 नंबर करे जा सकते हैं, मतलब उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस आपके टेस्ट पेपर वगैरह सब जगह आएंगे भी सही, पर कॉन्सेप्ट आप बेसिकली मिक्सचर होगा। सर्कुलर के साथ एनएलएम मिला दिया, कभी फ्रिक्शन मिला दिया, एनएलएम फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी मिला दी। वर्टिकल सर्कल इज व्हाट? वर्टिकल सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड वर्क पर एनर्जी। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड वर्क। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे एक बार सवाल आया, मतलब जो आपके अगर आप देख रहे हैं एचसीआर में एक सॉल्ट एग्जांपल भी है, हालांकि मेरी शीट में इसे मैंने उसे कराया नहीं, तो ध्यान रखना एकदम। सवाल क्या मैं आपको बताता हूं कि आपके ब्लॉक को अगर यहां से एक नाली, एक डिस्क लो, उसमें क्या काट दो? नाली समझते हो? ग्रूव। क्या चीज? नाली लो, ग्रूव काट दो। मैंने इसलिए इलस्ट्रेशन लिया क्योंकि आपकी शीट वीट सब जगह है वो। तो आपने ग्रूव काट दिया। क्या काट दिया? ग्रूव। अब ग्रूव में अगर किसी पार्टिकल को, और ग्रूव फ्रिक्शनलेस है, ग्रूव क्या है? तो सोचिए देखो, क्या ये पार्टिकल बाहर भागेगा? ये पार्टिकल कहां भागेगा? अरे हाँ ना बोल, ये पार्टिकल कहां भागेगा? सोचिए देखो, इसे बाहर कौन ले जा रहा है? mv² बाई कहीं फ्रिक्शन नहीं, कौन बाहर ले जा रहा है? mv² बाई रियल फोर्स है कि इमेजिनरी? अब ग्राउंड फ्रेम से सोच, कौन बाहर ले जा रहा है? फ्रिक्शन तो है, नॉर्मल तो ऐसे लग रहा है। सूडो तो है ही नहीं ग्राउंड फ्रेम में। पहले तो ऐसे ग्रूव में फंसा के घुमाओगे तो बाहर जाएगा नहीं? जाएगा ना। तुमने बोला सर mv² में यार बाहर ले जाएगा, मैंने मान ली तुम्हारी बात, पर ये तो सूडो फ्रेम में था। ग्राउंड फ्रेम में कौन बाहर ले जा रहा है इसको? बहुत अच्छा सवाल है, घर जाके सोचना। इट्स नॉट ए इजी क्वेश्चन, इट्स अ कंसेप्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन व्हिच आई हैव आस्क्ड यू जस्ट नाउ। सो ट्राई टू सॉल्व इट। सोचना घर जाके। मुझे समझ आ गया, तुम्हें बात समझ में आ गई, इसे बाहर कौन ले जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पर वो तो ग्राउंड फ्रेम थोड़ी है, दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक फोर्स। दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक फोर्स। इसका मतलब कोई तो और है, या कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मैं पकड़, तो सोचना इसे ग्राउंड फ्रेम में बाहर। सवाल ये है, कंसेप्चुअल सवाल। अभी मत सोचो, टाइम लगाना अच्छे से। 1-2 लेक्चर बाद ही बताऊंगा मैं इसको, इतनी आसानी से नहीं। अक्ल लगाना तुम लोग खुद। और कई प्रकार की बात के सवाल आ सकते हैं, उससे दिमाग हटाओ, मेरी तरफ आ जाओ, उसे घर जाके सोचना। इसमें डेविड अभी मत हो, टाइम लगेगा, उसमें अच्छे से सोचना। क्या और बात करते हैं, जैसे आपकी पिक्चर चलती है, क्या चलती है? जो आपने देखा कि अब तो डिजिटलाइजेशन हो गया है सब कुछ, वो रोल लगा होते हैं बड़े बड़े। अगर कभी आप पिक्चर हॉल में गए हो, वो बेसिकली वीडियो रील है। क्या वीडियो रील? इज प्लेइंग सो मेनी फोटोग्राफ्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। मान लो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाना है, तो मेरे इस एक्शन को
50-100 फोटो में तोड़ देंगे और उन्हें एक साथ दिखाएंगे तो आपको चलता हुआ नजर आएगा। बेसिकली इट्स अ फोटोग्राफी, इट्स अ कंटीन्यूअस फोटोग्राफी। व्हाट इज वीडियो? इट इज कंटीन्यूअस फोटोग्राफी। आप पहले आपने देखे हो तो अपन जो है यूज लिया करते थे टेप रिकॉर्डर, वो कैसेट वाले प्लेयर नहीं होते, कैसेट वाले प्लेयर होते थे ना, कैसेट वाले प्लेयर या वीसीआर आपने देखे हो। ऐसे मत देखो तुम कोई बहुत तुम्हारे जमाने में वीसीआर थे, ऐसे देखो वीसीआर वीआर यू नो ब्लू-रे गाइस यू नो। बिगाड़ी कहेंगे साला लाइट थी नहीं तुम्हारे गांव में? थी लाइट? क्या बात कर रहे हो यार, लाइट आई थी तुम्हारे गांव में? 24 घंटे लाइट आती, 25 घंटे लाइट आती, हफ्ते में एक बार। अब गाँव की बात छोड़ते हैं। तो जो टेप रिकॉर्डर या जो वीसीआर होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली एक रील होती थी। अगर गाने वाली होती थी पतली होती थी और वो वीसीआर वाली होती थी तो मोटी, उन पे एक हेड लगा होता था। बेसिकली वो क्या करता था, एक बार ओलंपियाड में बहुत शानदार सवाल आया था, मैं ऐसे थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ उसका। अगर आपने कभी वो कैसेट वैसेट देखी हो ना, टी सीरीज की आती थी बहुत सारी, तो ऐसे चलता है। यहाँ पे बेसिकली हेड लगा होता है एक, और ये जो रील होती है ना, ये हेड इससे सिग्नल लेता है, ऐसा समझो आप। और ये जो रील होती है कांस्टेंट रफ्तार से चलती है। जब आप पूरी रोल इधर होता है तो ये मोटा गट्ठा होता है, फिर ये मोटा गट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे चेंज। असल में जो रोल रील होती है कांस्टेंट रफ्तार से चलती है, इसलिए टिपिकल मेथड होता है। जैसे उसमें क्या पूछा गया कि असलियत में, जैसे आपको बताऊं, जो रील है उसमें पूछा गया था कि इस रील की मोटाई मान लो बी है। क्या है? बी। तो जो ये वाला चक्का है, ये वाला चक्का है, इसका इनिशियल रेडियस r0 है। इनिशियल रेडियस, तो ये r0 चेंज हो रहा है कि फिक्स्ड है? चेंज हो रहा है, तो ओमेगा भी चेंज हो रहा है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रहेगी। मुझे लगा है तुम्हें आया। क्या कांस्टेंट रहना है? स्पीड। क्योंकि वो जो हेड है उसको पूरा, इसमें कई तरीके के और प्लेयर होते थे, याद कर वो क्या बोलते, ग्रामोफोन नहीं, वो नहीं था, वो ऐसे घूमता था, उसको रख देते थे। अरे वो डिस्क घूमती थी, पुरानी पिक्चरों में दिखाते हैं कौन यार, ऐसे उठा के रख देते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको? ग्रामोफोन ही बोलते हैं कुछ तो बोलते हैं, मतलब गाना सुनाऊं चक्का, आप चुप रहो। तो वो बेसिकली वो सब इसी फंडे पे बेस्ड होते हैं, लगातार वो चलती रहती है ना। और उसपे वो जो हेड होता है वो उसके साथ साथ घूमता जाता है। वो नहीं घूमता, मतलब वो चक्का उसके साथ साथ, पर उसका जो रेडियस है वो कम और ज्यादा होता रहता है समय के साथ। खैर, तो बस यहाँ उन्होंने r0 दिया, फिर उन्होंने बेसिकली r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t वगैरह पूछा था, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन दी। आपको बात समझ में आएगी, पूरे एक चक्कर में ये b थिकनेस घट जाती है। पूरे एक चक्कर में मान लो आप थीटा घूम गए, कितना घूम गए थीटा। तो आप लॉजिकली सोचो तो आप 2 पाई एंगल में क्या b थिकनेस घट जाती है? तो क्या एक एंगल में b बाई 2 पाई घटेगी? तो क्या थीटा एंगल में b बाई 2 पाई थीटा घटेगी? तो मान लो कि जब तक आप थीटा घूम चुके हो, क्या r का रेडियस होगा r0 माइनस b थीटा बाई 2 पाई। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। क्या दिस इज r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t? दिस इज r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। और हमें बात बताएं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड इक्वल्स टू ओमेगा r, स्पीड इक्वल्स टू और ओमेगा इज d थीटा बाय dt एंड r यू विल गेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम थीटा। यहाँ रखोगे तो क्या इंटीग्रेट करते हुए आंसर नजर आ रहा है? तो मैं दूर तक कुछ भी समझ। अरे b इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो r ओमेगा, क्या r इज अ फंक्शन ऑफ थीटा पता है? एंड व्हाट इज ओमेगा? d थीटा बाय dt। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। दोनों तरफ ले जाके इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आते हुए नजर आएंगे। खैर वो एक अलग बात। फिर क्या कुछ बात समझ में आई, ऐसी रोल वाली बातें आई जाती। जैसे एक सवाल है, एक्चुअली ध्यान समझ टाइम है, अगर आप बहुत ध्यान देखो तो ऐसे एक मिनट, क्या मैं ज्यादा अपर लेवल की बात कर रहा हूँ? समझ तो आ रहा है? अरे हाँ ना बोल। मैं फिर आपको कह रहा हूँ मैकेनिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें हम आपको बहुत ज्यादा पढ़ा सकते हो, खत्म भी नहीं होता हो, फिर भी हमें लगता है कि हमें नहीं आता, इतना ही ज्यादा है।
पर जितना भी हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, उसे वो हम कम पढ़ा नहीं रहे, पर इसके लिए पागल होने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम बोल रहे हैं विच इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है वो। पर आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी दिख जाए जो आपको लगे अभी तो है ही नहीं, इसका कोई पार, स्पेशली मैकेनिक्स का कोई पार, कितना भी पढ़ा जा सकता है इसको। असलियत में यही तो सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारी चीजों में जाता है। खैर याद करो, जैसे जो अपनी रोल होता है ना, जैसे एक्चुअली क्या होता है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम हुई जब फिल्म इंडस्ट्री में, उसको बता रहा हूं क्या कारण है। जैसे आपका टायर होता है, मान लीजिए वो तांगे का टायर है, एक बार ऐसी प्रॉब्लम हुई किसी, मतलब ये प्रैक्टिकल बात है, क्या हुआ कि तांगा चल रहा था। अब क्या हुआ कि तांगे में की वीडियो बनाई गई, पर साला वीडियो बहुत अजीब सी लगी, ऐसा लगा कि साला तांगा चल ही नहीं रहा, घसीट रहा है। जबकि जब फिल्माया गया, जब तांगे के बड़े बड़े टायर, तांगे में वो होते हैं स्पोक्स। अब क्या हुआ, जब फिल्माया गया तो साला देखा गया, साला ऐसा फिल्म जब सब बढ़िया चल रहा था, जब साला फिल्म देखी तो ऐसा लगा तांगा घसीट रहा है, तांगा घसीट रहा है, ऐसा लगा साला तांगा घसीट रहा है बार बार, और बाकी सब चल रहा है पर ऐसा लगा तांगा घसीट रहा है, जबकि हमने जब चलाया था तो तांगा चल भी रहा था। उसका कारण बाद में समझ में आया, लेट मी टेल यू, तो उसको अवॉइड कराया जाता है। आप ये समझो कि ये स्पोक्स हैं किसके, तांगे के। अब समझना आप अच्छे से, बेसिकली वीडियो करता क्या है, एक फोटो, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो, चौथा फोटो, यही करता है ना, कंटिन्यूसली फोटो लेता है, फिर आपको ऐसा समझ लो कि 0.1 सेकंड में एक फोटो थ्रो करता रहता है। आपको अगर 10 सेकंड में फोटो दिखाई जाएंगे, 10 फोटो 1 सेकंड में दिखाई जाएंगे तो आपको चलता हुआ लगेगा वो। अरे हाँ ना बोले आप, बल्कि इससे भी कम कर लो, अगर 5 फोटो 1 सेकंड में दिखाई जाए एक के बाद एक, तो आपको चीज चलती हुई दिखाई देती है, इसमें कोई शक वाली बात। अब यहां पे गलती क्या हुई कि जब देखा गया कि यार तो घसीटता हुआ लगा, क्यों बेसिकली घसीटता हुआ लगा कि वो टायर ऐसे ही लगे कि साले टायर घूम ही नहीं रहे। वो ऐसा इसलिए हुआ कि टायर के घूमने की रफ्तार ओमेगा, मान लो 1 स्पोक है, 2 स्पोक है, सोच अगर कुछ देर बाद 2 यहां आ जाए और 1 यहां चला जाए तो आम आदमी के लिए तो बिल्कुल सही है। अगर मेरे फोटो फेंकने की रफ्तार भी यही है तो आपको स्टेशन ही लगेगा टायर। जो मेरी बात समझ भाई, जितनी देर में स्पोक, पिछला स्पोक उसी पोजीशन में आ जाता है जिस पोजीशन में पहला स्पोक था, और आपके फोटो फेंकने की रफ्तार भी वही है। नहीं आया, आया नहीं आया, तो आपको तांगा स्टेशन ही लगेगा। तो आपको तांगा, आपको लगेगा सारा टायर घसीट रहे, टायर घूम ही नहीं रहे। आपको कब स्टेशन ही लगेगा, जब आपका एक स्पोक यहां पर हो, फिर थोड़ी देर बाद ये स्पोक ऐसे ऐसे ऐसे, पर आपका ये स्पोक वापस ही आ गया, तब आपने दूसरा फोटो खींचा। अरे नहीं आया, तो आपके लिए तो कभी भी टायर घूमा आपको स्टेशन ही लगेगा। अरे हाँ ना बोलिए, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री में थी, और उस पर ध्यान रखा जाता है आज भी कि हमारी जो फ्रेम फेंकने की रफ्तार है और जो स्पोक्स इन द टायर हैं वो मैच करने। तुम्हें कुछ भी समझ आया कि प्राण निकल गए? पक्की बात। So there are so many things which we can study into circular। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल सर्कुलर प्लस रोटेशन के साथ भी आएंगे। रोटेशन अपना तभी अच्छा हो सकता है जब अपना अल्फा, थीटा और ओमेगा अच्छा हो, क्योंकि बेसिकली टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा ही तो है। टॉर्क इक्वल्स टू आई आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा, अल्फा अपन सीख चुके हैं, नहीं आया। टॉर्क अपन रोटेशन में सीखा, अपन उसमें सीखेंगे टॉर्क, आर क्रॉस है। क्या सीखेंगे? सबसे पहले शुरुआत करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। किससे? बेसिक फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। उसके 3 हिस्से हैं, टॉर्क, आई और अल्फा। क्या अल्फा सीख चुके हो? अल्फा। अब रोटेशन की शुरुआत में आप सीखोगे टॉर्क और आई। क्या सीखोगे? तब उस फॉर्मूले को लगाने के लायक होंगे टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। बच्चे कह रहे हैं मुझे टॉर्क बराबर आई अल्फा नहीं आता। अरे देखो, टॉर्क बराबर आई अल्फा तब तक नहीं आ सकता जब तक देखो तीनों के बारे में पूरा ज्ञान, क्योंकि अपने आप में तीनों एक अच्छी अच्छी चीजें हैं। अल्फा, टॉर्क, आई। बैक पैक कर लो, सुनने से कोई मतलब। शादी कब तुम्हारी? चलो